आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा खास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड हम नीचे की तरफ ऐसे दिखला दिए, किसी भी तरीके की तरफ हो सकता था, ये ऊपर हो सकता था, इधर हो सकता था, उधर हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी करके हर तरफ से अभी देख लेंगे। ठीक है, देखा जाए जरा सा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए पैरेलल फील्ड लाइंस को देख करके ही। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, फेंकेंगे, चलाएंगे ना, और देखेंगे कि क्या होता है। देखा जाए जरा सा, ठीक है, देखा जाए, समझते हैं। जैसे कि एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इस प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ ऐसे करके फेंके, इस प्लस क्यू चार्ज को क्या किए, इस तरीके से ऐसे करके फेंके। तो जैसे ही इस प्लस क्यू चार्ज को इस तरीके से फेंकेंगे इधर, तो जैसे इधर फेंकेंगे तो देखा जाए इसका इस दिशा में तो वेलोसिटी होगा, इस दिशा में तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए हो, 2 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, इस दिशा में तो मोशन होगा, इस दिशा में तो गति करेगा, वो जाएगा, वो चलेगा, वो ना। मान लो जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से उस दिशा में जाएगा, जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उधर उसी वेलोसिटी से ना ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लिया जाए u वेलोसिटी से उधर फेंके तो u वेलोसिटी से ही उस तरफ चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये उस तरफ जा रहा है तो कोई इधर से फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन एक बात और, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल्स वहां चला जाएगा, नहीं, ये असलियत में वहां जाएगा नहीं। एक्चुअल में होगा ये कि ये जब उधर जा रहा होगा तो देखा जाए ये लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या टेंडेंसी होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगाए। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है। तो जैसे ही ये चार्ज एंटर करेगा इसमें, लगातार इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इसको नीचे धांस देगा, दबा देगा, इस तरीके से दबा देगा ना। यानी कि ये आगे तो बढ़ेगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जो इधर जो वेलोसिटी दे दिए हैं उस वेलोसिटी की वजह से आगे तो जाएगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज पर नीचे की ओर एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, क्यू, जो इसको क्या करेगा, दबा देगा। जैसे कि कभी देखे हो नाव वगैरह को नदी में अगर ऐसे करके जाना चाहता है तो चलते 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 थोड़ा उधर पहुंच जाता है ना, ऐसे करके चलना चाहेगा लेकिन थोड़ा उधर पानी का बहाव उसको धकेल देता है। अच्छा, तो ये उधर जाना तो चाहेगा, उधर जाएगा, उस दिशा में भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इस दिशा में भी इसका वेलोसिटी होगा ना। तो आगे भी जाना हो गया इसका u वेलोसिटी से, और इधर भी दबेगा। तो यानी कि ये पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है जो इसमें इंटर तो करेगा, लेकिन वो कुछ इस तरीके से ऐसे करके मुड़ जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आगे भी बढ़ा और नीचे भी आया, दोनों तरफ इसका वेलोसिटी, इधर भी और क्या, इधर भी, उधर भी, इधर भी, दोनों तरफ। इधर तो u मेरा कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इधर जब जा रहा था तो इधर से तो कोई विरोध करने वाला नहीं था। अच्छा, जब ये इधर जा रहा था तो इधर से ऐसे करके फोर्स लग रहा था, तो जिसकी वजह से ये नीचे झुक गया ना। अच्छा ठीक है, झुक गया। ध्यान रहे अपना पाथ से ये भटक गया कि नहीं। इसका जो रास्ता था वो तो ऐसे जाना का था, लेकिन ये पहुंचा यहाँ, तो इतना जो डिस्टेंस मेरा इधर फालतू हो गया। इस बेचारा को इधर जाने के बजाय ये पहुंच गया, ईड़ घाट जाने के बजाय बीड़ घाट पहुंच गया, उधर के बजाय क्या यहाँ पहुंच गया। तो इतना जो डिस्टेंस था मेरा, ये जो डिस्टेंस हुआ ना, इस डिस्टेंस से क्या हो गया, भटक गया, यानी कि क्या, डिफ्लेक्ट हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे डिफ्लेक्शन। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लिया जाए क्या चीज से डिनोट कर देते हैं, मान लिया जाए y से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, या फिर क्या s है, s से डिनोट कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते थे, डिफ्लेक्शन है ये। इधर जाना था लेकिन इधर चला गया, यही डिस्टेंस मेरा, ये मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। हम लोग अभी पता करेंगे कि ये डिफ्लेक्शन जो है कैसा है, क्या है, नहीं है, किस किस बातों पर निर्भर करता है, ये कितना डिफ्लेक्शन होगा, फिर एक आध क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे। देखा जाए चार्ज तो इतना है, लेकिन इसी के पास मास जो है मेरा, मान लिया जाए मास जो है वो m है। चार्ज कितना है, चार्ज जो है वो चार्ज है मेरा q, मास है क्या, m, u है मेरा क्या, इनिशियल वेलोसिटी। उधर इस u से लेना देना नहीं है, बस ये इसलिए बताने के लिए कि उस दिशा में जितना वेलोसिटी से चलेगा उसी वेलोसिटी से आगे जाते जाएगा। ठीक है, जाते जाएगा बेचारा, कोई बात नहीं है। प्लस q वहां से चल करके यहां पहुंचेगा, ये रियल पाथ होगा ना, ट्रेजेक्ट्री भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा सा।
ये डिफ्लेक्शन कितना होगा। सबसे पहली बात, इस क्यू चार्ज पर नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा उसी के वजह से ना इधर इस दिशा में, नीचे की दिशा में गति किया है, नीचे की दिशा में गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा, इसी की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, जिस वजह से ये नीचे गया। तो जो नीचे की ओर फोर्स लगा वो फोर्स मेरा है कितना? फोर्स बराबर है चार्ज इंटू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू। अच्छा, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? नीचे की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं था इसका, हम जब वेलोसिटी दिए तो उधर ना दिए, नीचे की तरफ तो वेलोसिटी नहीं दिए थे, तो नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो मेरा क्या होगा? 0 ना। अच्छा, ये मान लिया जैसे v वेलोसिटी से उधर गया तो v वेलोसिटी से ही उधर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नीचे की तरफ तो इसका वेलोसिटी 0 था, हम लोग नीचे की तरफ तो कोई वेलोसिटी नहीं दिए थे, ये नीचे की ओर ये क्यों गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगा, फोर्स की वजह से इसमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन नीचे की ओर प्रोड्यूस हुआ, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से ये नीचे धंसा और नीचे ऐसे 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 नीचे आ गया। तो हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखना है, यहाँ से नीचे की तरफ आया ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात करें अगर तो क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर? QE। अच्छा, किधर? नीचे की तरफ। अब मास इसका क्या है? मान लिए m है, मास m है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आगे देखा जाए ना, इस दिशा में ना कितना गति किया, कितना डिस्टेंस तय किया? इतना ही डिस्टेंस तय किया है नीचे की ओर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, कितना डिस्टेंस तय किया, डिफ्लेक्शन निकालने का, कितना इधर डिफ्लेक्शन होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग के पास है, s बराबर ut प्लस क्या, हाफ at²। नहीं पता है क्या हम लोगों को? है ना। इस दिशा में नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं था, हम लोग तो वेलोसिटी उधर दिए थे ना, हम लोग इधर तो वेलोसिटी नहीं दिए थे। ऐसा तो नहीं था कि इसको ऐसे फेंके या ऐसे फेंके ना, ऐसा तो नहीं था। हम लोग इस दिशा में तो कोई गति नहीं दिए थे, नीचे की तरफ कोई गति नहीं थी। हम लोग डिस्टेंस किधर निकालना चाहते हैं, इधर कितना तय किया, इधर। और इस दिशा में हम लोग ने किसी तरीके का कोई वेलोसिटी दिया नहीं था इसे, हमने तो इधर फेंका था उसे, इधर वेलोसिटी नहीं दिए थे हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी इस दिशा में क्या हो गया मेरा, ये 0। तो ये वाला सारा टर्म मेरा खत्म। हाफ तो ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है? QE बाय क्या, m। टाइम, ये t यानी कि जितना समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा ये, उतना समय तक ये डिफ्लेक्ट होता रहेगा, उतना समय तक नीचे की ओर धंसता जाएगा, धंसता जाएगा, धंसता जाएगा, धंसता। 1 घंटा तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो 1 घंटा तक नीचे की ओर धंसेगा ना भाई, जितना देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। ये टाइम, ये क्या है? टाइम, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मौजूद है ना। तो ये क्या है? t²। तो ये जो s यानी कि डिफ्लेक्शन ना, डिफ्लेक्शन बराबर इतना, तो s बराबर क्या क्या लिख सकते हैं देखा जाए। ये चार्ज बाय मास को साइड क्यों कर लिया मालूम? देखा जाए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.14 इसी पर आधारित है। E t²/2 ये देखा जाए तो S यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन है ना, D से भी नोट कर सकते थे, नीचे की तरफ जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन बराबर क्या हो गया? चार्ज बटे मास को साइड कर लिए इंटू ET² बाय क्या, 2। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। T मेरा टाइम है, टाइम जितना टाइम तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा ठीक है, चार्ज और मास का ये रेशियो है ना, चार्ज और मास का रेशियो जिस बॉडी में ज़्यादा होगा उस बॉडी में डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम दोनों पार्टिकल सेम समय तक दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन। एक कौन है? इलेक्ट्रॉन और एक कौन है? प्रोटॉन। तो बताइए कि दोनों में से डिफ्लेक्शन किसको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन will be maximum for electron और प्रोटॉन। बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा इसी कंडीशन के लिए ना, इसी कंडीशन के लिए कौन ज़्यादा करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, सेम टाइम के लिए दोनों है, तो जिसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर,
तो इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, इतना के बटे में ये जो संख्या है पावर -31, मतलब ये संख्या बहुत छोटा है, तो ये वाला ये इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास हो गया ना, ये Q बाय क्या m इतना। अच्छा ठीक है, प्रोटॉन के लिए बात करें अगर, तो प्रोटॉन को देखो तो चार्ज तो उतना ही है 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका 1.672 इंटू 10⁻क्या -27 kg। बताओ तो यहाँ पर भी, यहाँ पर Q बाय m की अगर बात करें तो ये मेरा किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। बताया जाए इलेक्ट्रॉन के लिए ये रेशियो बड़ा है कि प्रोटॉन के लिए ये रेशियो बड़ा है, कैसे पता करेंगे? ऊपर का तो दोनों का सेम है, चार्ज के मात्रा में जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का सेम है। रही बात मास की, तो मास जिसका नीचे वाला चीज जिसका बड़ा होगा वो टर्म मेरा क्या हो जाएगा, छोटा, और नीचे वाला टर्म जिसका छोटा होगा वो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, Q बाय m, वो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये नीचे वाला चीज देखा जाए तो ये 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन के मास से, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन के मास से, क्योंकि प्रोटॉन के मास में पावर -27 ही है, जबकि इलेक्ट्रॉन के मास में पावर क्या है यहाँ पे 10⁻31 है। माइनस में होना पावर मतलब बहुत छोटा कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ये मेरा Q बाय m रेशियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। नीचे वाला टर्म छोटा होगा तो ये पूरा होल डिपार्टमेंट मेरा तो बड़ा हो जाएगा ना। जैसे अगर 20/5 करेंगे तो अभी क्या आ जाएगा, 20/5 मेरा 4 आया। अगर इस नीचे वाले टर्म को छोटा कर दो, 2 कर दो, तो ये रेशियो मेरा क्या बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं। इसको और छोटा कर दो, 1/2 कर दो, तो ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं। ये नीचे वाले टर्म को जितना छोटा करेंगे ये टोटल उतना बड़ा होते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि प्रोटॉन से कम होता है, इसलिए Q बाय m रेशियो, चार्ज बटे मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो गया। ये चार्ज बटे मास को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं ना, ये Q बाय m क्या कहलाता है, स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज जिसका ज़्यादा, डिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का कम होगा। स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं चार्ज और मास के अनुपात को, रेशियो को, हम ये पढ़ा चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन फॉर क्या, प्रोटॉन। ठीक, ये इस तरीके से मेरा आंसर हो गया छोटा सा। क्या इसमें और भी छोटा सा हम लोग बात कर सकते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या किए हैं, परपेंडिकुलर फेंके हैं कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर फेंके है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में फेंकते चार्ज पार्टिकल को तो क्या होता, ठीक है, वो सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे। या फिर ऐसे ही नॉर्मली रखेंगे तो क्या होगा, इधर मोशन देने के बजाय अगर इसी तरफ मोशन देते ना तो क्या होता, या फिर रख देते सिंपली तो क्या होता, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज होता, तब निगेटिव चार्ज होता तो ये इस तरफ तो है ही रफ्तार, ये इधर अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट होता उधर। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो उधर जाता कि नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऐसे बड़ा समझना है, ये निगेटिव चार्ज होता तो उधर शिफ्ट होता ना, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है, ले लिए। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पर इसका बात करते हैं। हाँ, देखा जाए एक सेकंड कंडीशन भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जब उतना ही देख रहे हैं तो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव लेकर के भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके रख दिए हैं, यहाँ पकड़े हुए, अब छोड़ दिए। तो जैसे ही छोड़ेंगे, इसको रखे हुए थे चुपचाप से, अब बस छोड़ दिए, तो जैसे ही छोड़ेंगे हम लोग जानते हैं इस पॉजिटिव चार्ज पे उधर फोर्स लगेगा अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, ठीक है, फोर्स लगेगा। तो जब फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है इस पर इस दिशा में फोर्स लगा ना, तो फोर्स लगा का मतलब इस दिशा में एक्सेलरेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, और इसकी वजह से इसका रफ्तार उधर बढ़ेगा और आगे आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर चलते हैं तो हर पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होता है। हम लोग ये चीज़ भी पढ़े हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह पढ़े थे जब, तब ये सब डिस्कस किए थे हम लोग।
कि हर पॉइंट का यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या होगा, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा जिस पर बहुत न्यूमेरिकल अच्छा बनता है। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, यहाँ का भी, यहाँ का, यहाँ हर जगह का। तो मान लिया हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V1, ठीक। अच्छा, यहाँ पर उस दिशा में फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा भाई, QE। फोर्स कितना लगेगा, QE जानते हैं हम लोग। फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर QE। इतना फोर्स लगेगा और वो भी क्या, उस दिशा में लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा। अब एक चीज़ और देखा जाए तो फोर्स लगने के बाद इसमें इस दिशा में तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन पैदा होगा तो जिसकी वजह से इसका रफ्तार बढ़ेगा, आगे बढ़ते 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 ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर का पोटेंशियल अगर बात किया जाए तो हर पॉइंट का यहाँ पे से यहाँ तक ऊपर नीचे तक पोटेंशियल तो हर पॉइंट का सेम, और मान लिया जाए पोटेंशियल है V2। पोटेंशियल कितना है, V2, ठीक है। तो जब यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचा तो देखा जाए V1 से V2 तक पोटेंशियल चेंज किया। यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V2। पोटेंशियल में चेंज आया, अच्छा ठीक है, पोटेंशियल में तो चेंज है ही, फोर्स लगा है इधर QE। एक्सेलरेशन की बात करें अगर तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, F/m, यानी कि क्या, देयरफॉर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर जो होगा वो क्या होगा, F/m, यानी कि QE बाय क्या, m। QE हो गया फोर्स और डिवाइडेड बाय m क्या हो गया, मास। इतना एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन A बराबर F/m यानी QE/f, इतना तो होगा, ठीक है, इतना प्रोड्यूस होगा इसमें एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं हम कि जब ये Q चार्ज यहाँ से चलते 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 बेचारा यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी U बराबर 0, U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसको कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर इसका हो गया ये V0 यानी कि क्या, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, V0 बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है, V0 या V भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, V से कहीं तुम पोटेंशियल ना समझ जाओ, V0 यहाँ पर इस O पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब एक चीज़ देखो तो जरा सा, हमको ये पता करना है कि यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर इसका रफ्तार V0 कितना हो गया, कितना हुआ होगा जब रफ्तार ये यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँचा तो कितना हुआ होगा। जितना भी बोर्ड पे डाटा नज़र आ रहा है सिर्फ इन्हीं डाटा के टर्म में हमको जानना है, पोटेंशियल और क्या कहते हैं ये फोर्स वगैरह, यही सब टर्म के में देखो निकाल करके देखेंगे, एक रिलेशन बनेगा, बहुत अच्छा काम का चीज़ है। तो एक चीज़ देखा जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर उधर, वो फोर्स कौन सा है, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के कंडीशन में हम लोग एक बात पढ़े हैं क्लास 11th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा हो, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा हो, ग्रेविटेशन वही भी कंजर्वेटिव फोर्स। अभी इस Q चार्ज पर जो उधर फोर्स लग रहा है F बराबर कितना लग रहा है, QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना फोर्स लग रहा है। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो हम लोग एक बात जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है। ये क्लास 11th में पढ़ाना है, क्लास 11th में, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। उसी से एक रिलेशन बना था मेरा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा वो मेरा काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी के बराबर। जैसे ये अर्थ का सरफेस है और अगर हम लोग मान लिया जाए यहाँ पर एक पेन है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है, h हाइट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जैसे इस पेन को छोड़े तो जैसे ही छोड़े तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका हाइट कम होगा कि नहीं, हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी गिरेगा। लेकिन हाइट कम हो रहा है, रफ्तार तो इसका नीचे की ओर और बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो जब ये यहाँ से चलते चलते नीचे की ओर आ रहा था तो इसका रफ्तार बढ़ रहा था और हाइट इसका कम हो रहा था। हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो रहा है, लेकिन रफ्तार बढ़ने से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हो रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये चीज़ भी उसी से बना था। खैर,
टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये पोजीशन ये क्या कहते हैं, मान लिया जाए ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर बोलते हैं ए, और यहाँ ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोल देते हैं क्या, बी। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बात लिख सकते हैं, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स 11th का चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, लेकिन बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन फॉर्मूला आएगा, इस पर क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में भी या कंपटीशन में भी। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वर्किंग ऑन the charge particle, therefore the total mechanical energy of the charge will remain constant ना, from law of conservation of total mechanical energy, TME मतलब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये कहाँ का है, क्लास 11th ना, क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट का बराबर होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस बी पॉइंट का। अभी ये देखो एक्स्ट्रा चीज़, इस ए पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते किसको है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो तो जरा सा यहाँ पर अगर बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो रुका हुआ है, यहाँ पर क्या है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर। अच्छा, इधर भी, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, इसको कहते हैं। ये देखो 11th का चीज़ कैसे कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है, थोड़ा सा कष्टदायक चीज़ होगा ना, कोई बात नहीं, जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को याद रखना कम से कम, अगर कष्ट हो रहा है तो। ठीक है, देखो जरा सा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो रेस्ट में था ना, हम लोग तो बस छोड़ दिए, अब यहाँ से फोर्स लगना शुरू हुआ तो अब ये रफ्तार पकड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, रुका हुआ है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी शुरू में क्या हो गया, 0, क्योंकि रफ्तार नहीं है। रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज में कितना होता है, हाँ, चार्ज गुना उस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, यहाँ से आता है हर पॉइंट का पोटेंशियल तो हम लोग V1 मान लिए, V1, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है, V1, तो चार्ज इंटू V1, इस पॉइंट यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, Q इंटू V1, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, अब यहाँ की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी है, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी अभी है V0, वेलोसिटी इसके पास अभी कितना है, V0 फाइनल, यहाँ से चलते चलते रफ्तार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वेलोसिटी हो गया है ना, मान लिए है ना वेलोसिटी क्या, V0, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास आई इंटू क्या, V0 का स्क्वायर बोला जाए, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर, इतना वहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये चार्ज अगुना यहाँ का पोटेंशियल, हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, ऐसे परपेंडिकुलर मूव करे तो V2 है, तो चार्ज इंटू क्या, V2, Q इंटू क्या, V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब एक चीज़ देखा जाए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर इस साइड लेकर क्या आ सकते हैं, Q इंटू V1 में से ये इधर आ गया, Q इंटू क्या, V2 बराबर
हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, क्यू को कॉमन निकालेंगे तो V1 माइनस क्या हो जाएगा, ये V2। अच्छा एक बात बताया जाए जरा, हम भी जाने कि V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा है। हाँ V1 बड़ा होगा ना, क्या हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल घटता है, यहाँ का पोटेंशियल कम और यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल घटते 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 यहाँ घटा, ठीक है, ज़्यादा में से कम घटा रहे, कोई बात नहीं, अच्छा है। ये देखा जाए तो ये क्या है, Q इंटू डेल्टा भी बराबर हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तुम सोच नहीं सकते जितना, उससे कहीं ज़्यादा VBI फार्मूला है ये, तुम सोच अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, अभी नहीं लगा सकते हो अंदाज़ा, क्योंकि हमको पता है कि आगे इस फार्मूला का कितना ज़्यादा यूज़ है। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में भी यूज़ है इस फार्मूला का, और साथ ही साथ आगे और भी जगह यूज़ पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के लेवल से देखो चाहे कंपटीशन के लेवल से देखो, बहुत ज़्यादा यूज़ है ये। चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऐसे कह सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल ऐसे रहता है कि अगर एक चार्ज को 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम लोग एक्सेलरेट किए हैं तो बताइए उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। एक क्वेश्चन हम कराते हैं अभी, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। Q इंटू डेल्टा बी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बराबर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे से छोड़ दिए तो ये चलते 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 यहाँ पहुँचा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो आया, और वो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा ना, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा, ये जो चार्ज है वो गुना यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी बेचारा के पास, इस चार्ज पार्टिकल के पास आ जाएगा। वो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो फटाफट से पहले तो स्क्रीनशॉट लो, एक हम छोटा सा क्वेश्चन टाइप चीज़ करवाते हैं, थोड़ा सा दिमाग खुले उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फटाफट से, ठीक है। फिर देखो अब हम इसको मिटाते हैं और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक जो हम लोग किए थे अभी, Q इंटू डेल्टा भी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ है मास है इंटू वेलोसिटी है फाइनल ना, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो इसको काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। ये क्या है, चार्ज I इंटू ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ ना। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन भी है वो हम लोग कर लेते हैं कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, 50 वोल्ट, उसकी वजह से एक जो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में करेगा, खैर कोई नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। हमको पूछा गया क्या कि सबसे पहले उसका क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -19 कूलम, चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल डिफरेंस, उसी की वजह से ना एक्सेलरेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें पैदा होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऐसे रख के छोड़ दिए, तब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 50। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, और ये 5 कट गया, 16 पंचे ये क्या है 80 इंटू 10 टू द पावर क्या -19, तो ये 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 इंटू क्या 10 टू द पावर -19 लिख सकते हैं। 8 इंटू ये बेस, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 टू द पावर क्या, ये पावर मेरा ऐड हो जाएगा ना, -19 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा -18, इतना जूल। 8 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। कुछ लोग तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, मगर समझने के लिए कर दिए, खैर कोई नहीं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना होगा 8 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। इसी में एक चीज़ और पूछा कि बताइए कि फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर चाहिए तो वेलोसिटी चाहिए, तो चूँकि हम लोग क्या आते हैं यहाँ पर एक बात मालूम है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इतना बराबर ही होता है मेरा क्या, काइनेटिक एनर्जी, यही नहीं मेरा काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ तो ठीक है, मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मास होता है,
और वी नॉट का स्क्वायर करेंगे। रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा अभी अभी निकाले 8 × 10⁻⁻, क्या है, -18। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, 2 इधर मल्टीप्लाई होकर इसको 16 बना देगा, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, 16 बना देगा। तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और इसको 16 × 10⁻⁻18 ये डिवाइड में आ जाएगा। 9.1 × 10⁻, क्या, -31 kg। अच्छा ठीक है, फिर ये वी नॉट बराबर ये उधर का क्या हो जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा ना। तो रूट के अंदर भेजने से पहले ये देख लिया जाए, ये ऊपर चला जाएगा तो 16/9.1 × 10⁻⁻18 और ये नीचे से पावर माइनस में नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर 16। अच्छा यहाँ पॉइंट है, उड़ाएंगे ये 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 160 क्या 91, नीचे से ऊपर गया 160/91 × 10⁻, बेस से में पावर जुटेगा 31 में अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया और उधर 11, 2 और 11 कितना हो गया 13 ना, 13। अच्छा ठीक है, अब फिर उसके बाद वी नॉट का क्या करना होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखा जाए तो सॉल्व कर लिए है किस तरीके से, और उसको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि 160/91 ये तो ठीक था, ये 10⁻13 था ना। अच्छा ये 160 को हम 1600 बनाना चाह रहे हैं, इसलिए क्या किए 10⁻13 जो है उसको लिख सकते हैं इस तरीके से 10⁻1 × 10⁻, क्या, 12। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में है तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा 12 × 1 = 13। फिर से 10 का 10 रहेगा, पावर जुटेगा 12 में 1 जुटेगा 13 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ऐसे या इस चीज़ को वापस से ऐसे लिख सकते थे। तो ये 10⁻1 का मतलब ये तो 10 है ना, तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको 1600 बना देगा। ये 91 ठीक है, 10⁻12 भी ठीक है, ये कैलकुलेशन तो खुद ही करना चाहिए था, ठीक है, फिर भी हम कर दिए। तो 1600 डिवाइडेड बाय 91, 1600 को 91 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड किए तो 17.58। उसके बाद इंटू ये 10⁻12 है ना, इसको चाहे तो लिख सकते हैं 10⁻6 × 10⁻6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा तो फिर से ये 10 और 6 6 12 वही हो जाता। तो इसको हम लोग इस तरीके से 2 हिस्सा में तोड़े ताकि उधर हम रूट भेज सके और काम कर सके। फिर इधर से क्या कहते हैं, ये वाला जो डाटा था इसी डाटा को यहाँ लिखे हुए हैं, इधर से स्क्वायर उधर गया तो मेरा क्या हो गया, रूट चढ़ गया। अच्छा ठीक है, अब इसका रूट तोड़ेंगे तो इसका रूट कैलकुलेटर से निकालें हम, इतना हो जाता है, इसका रूट इतना, ठीक। बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, क्या करोगे, बहुत समस्या है। इसका रूट इतना, ठीक। अच्छा ये 10⁻6 दो गो है तो एक तो क्या हो गया, बाहर निकल गया ये भी, तो 4.19 × 10⁻6 इतना मीटर पर सेकंड मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। लिए स्क्रीनशॉट, लिए, ठीक। देखो एक बात ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जो कोई भी चीज़ अगर पूछेगा ना तो उसमें इतना कॉम्प्लेक्स डाटा वगैरह जो है वो सब नहीं देगा, ठीक है। और अगर देगा भी ना तो इस तरीके का देगा कि कट जाए, सब कुछ सॉल्व हो जाए आसानी से। कभी कताल ही होता है ऐसा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नहीं तो एकदम सॉल्व होने वाला ही डाटा देता है। अगर आप फंस रहे हो तो समझ लो कि आप कुछ गलती कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ट्रिक छुपा हुआ होगा जिसके वजह से ही वो एकदम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं, इससे बताया गया ये जो फार्मूला है ये भी ध्यान रखना है। और उधर जो हम पहले भी पहला कंडीशन जिसमें बात किए थे कि डिफ्लेक्शन वाला, उस पर आधारित एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.14 बनेगा, उसको भी बनाना है। डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होता है Q/m रेशियो के, Q/m रेशियो जिसमें ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। बस रहने देते हैं इसको।